नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेंसस ऑफ बिहार पढ़ेंगे। यह 2011 का डेटा है। क्योंकि उसके बाद अभी कोई जनसंख्या हुआ नहीं है, तो अभी एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। तो यह टॉपिक जो है बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ें। और आइए आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में हम बेटर स्कोर कर पाएँ। देखिए, इस टॉपिक को आप जब भी पढ़ें तो मैप अपने पास रखें। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। आइए हम थोड़ा प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधे फैक्ट पूछा जाता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको रटना पड़ेगा। आप रट लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च घनी आबादी किस जिला की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च लिंग अनुपात कहाँ का है, किस जिला की पूछ रहा है। और बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पे 2-3 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। सेक्स रेशियो, एजुकेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, और पॉपुलेशन डेंसिटी, और सबसे बड़ा ज़िला कौन है, सबसे छोटा ज़िला कौन है, एससी की आबादी कहाँ पे, एसटी की आबादी कहाँ पे है। बस यही टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी सब चीज़ को हम देखेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी जब आप बिहार का सेंसस पढ़ेंगे तो साथ में कुछ मतलब 2-3-4 बार जब तक इसको दिमाग में पूरा सेट ना कर रहा है तब तक आप इंडिया वाला नहीं पढ़ेंगे। या जब आप इंडिया का पढ़ेंगे तो जब तक इंडिया का सेंसस आपके दिमाग में डिटेल में नहीं बैठ जाए तब तक आप बिहार का नहीं पढ़ेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि यह सेंसस जो टॉपिक है पूरा ही डेटा पे है, आपको रटना पड़ेगा। अगर आप एक ही दिन बिहार और इंडिया दोनों का पढ़ लेते हैं तो दोनों का जो मिक्स दिमाग में जाएगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो एक बार बिहार को डिटेल पढ़ लीजिए। अब जैसे देखिए, मानते हैं बिहार का पढ़िए सेक्स रेशियो, फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ लीजिए, फिर इंडिया का सेक्स रेशियो और इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ लीजिए। अब ये 4 डेटा मिल के ना आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। एक 918 है, एक 919 है, एक 935 है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है, आप अगर बिहार पढ़ रहे हैं आराम से 2-3-4 बार बिहार पढ़ लीजिए। वो पूरा दिमाग में आपके जब परमानेंट मेमोरी में चला जाए तब आप कुछ दिन बाद, 1 सप्ताह बाद या 4-5 दिन बाद इंडिया पढ़िए। तब तक बीच में कुछ और पढ़ लीजिए। या अगर इंडिया का पढ़ रहे हैं तो पहले इंडिया को कंठस्थ कर लीजिए, फिर बिहार को पढ़िए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, इंडिया को हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंसस जो होता है इसका हिस्ट्री में कहीं उल्लेख है या नहीं। तो एंशिएंट काल में हम देखते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद में इसकी चर्चा मिलती है। 800 से 600 ईस्वी पूर्व में हमें ऋग्वेद में जनसंख्या के बारे में जिक्र मिलता है। हालांकि उसमें जनसंख्या हुआ नहीं था, लेकिन जनसंख्या का ऋग्वेद में जिक्र किया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहाँ पे भी हमें एक जनसंख्या समिति का जिक्र मिलता है। और यह जनसंख्या समिति क्या करती थी, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करती थी। तो आप एंशिएंट इंडिया में अगर मेंस में आपको लिखना हो, यह सब चीज़ मेंस में काम आएगी। आपको ऋग्वेद में साक्ष्य मिलता है, दूसरा साक्ष्य मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगर पूछ दिया जाए कि किस राजा के काल में पहली बार जनसंख्या का जिक्र मिलता है तो आप इससे तो पता ही चलेगा कौटिल्य के टाइम में राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अब देखिए, मिडाइवल इंडिया में आते हैं। मिडाइवल इंडिया में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अकबर के काल में
जनसंख्या का जिक्र मिलता है। अकबर के काल में आप देखेंगे आईने अकबरी, इसमें जनसंख्या का जिक्र किया गया है। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है मॉडर्न में। मॉडर्न इंडिया में जनसंख्या स्टार्ट होता है। देखिए, जनसंख्या होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, तभी तो जनसंख्या काउंट करेंगे। लेकिन आप एंशिएंट में और मेडिवल में क्या देखते हैं कि जो भी राजा होता था वह हमेशा युद्ध लड़ने के मोड में रहता था और हमेशा अपने क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में रहता था। तो जब उसका फिक्स टेरिटरी है ही नहीं तो कहाँ से जनसंख्या कराएगा। दूसरा ये भी कंडीशन था कि अस्थाई किसी के पास सत्ता नहीं है, उसको हमेशा डर रहता था कि कहीं दूसरा आक्रमण ना कर दे। अगर जो ताकतवर था वो खुद दूसरे पे आक्रमण करता था, अपना मतलब विस्तार करने के चक्कर में था, तो वहाँ पे जनसंख्या का कंसेप्ट इसीलिए आपको एंशिएंट और मेडिवल में नहीं आया। तीसरी बात है कि लोगों का ध्यान उस पर गया ही नहीं। आप मॉडर्न में देखते हैं 1800 के टाइम में इंग्लैंड में जनसंख्या कराई गई। उसके बाद 1830 के दशक में आप देखेंगे भारत के एक दो शहर में, एक शहर अभी बांग्लादेश में चला गया, उसमें सबसे पहले जनगणना कराई गई। उसके बाद कलकत्ता में कराया गया। हालांकि यह आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि भारत की पहली जनगणना कराई गई 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना कब कराई गई, 1872 में, और यह किसके टाइम में कराया गया, तो लॉर्ड मेयो उसमें भारत का शासन इसी के हाथ में था। और दूसरी बात, एक जब भी जनसंख्या होती है तो उसके एक जनसंख्या के कमिश्नर बनाए जाते हैं जिसके अंडर में होती है। तो जो जनगणना आयुक्त थे इनका नाम था WC प्लाउडेन। इनका नाम था। हालांकि यह कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद रखेंगे। फर्स्ट जनगणना ये थी। और इसके बाद आप देखते हैं पहली नियमित जनगणना हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह दोनों आप याद रखेंगे। पहला हुआ था 1872 लॉर्ड मेयो के टाइम में, दूसरा हुआ 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में। और उसके बाद से आप देखते हैं हर 10 साल पे जनगणना कराई जाती है। अब हर साल हो रहा है जनगणना। 1872 में हुआ, 1881 में हुआ, 91 में हुआ, फिर 1901 में हुआ। ऐसे ऐसे होते होते 1981 का जनगणना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो जनगणना है इसको कहते हैं द ग्रेट डिवाइड ईयर, महान विभाजक वर्ष। यह कई बार पूछा गया है। द ग्रेट डिवाइड ईयर किस साल की जनगणना को कहते हैं? 1921 की जनगणना को कहते हैं। इस साल हुआ क्या था कि पहला ऐसा जनगणना है कि इस साल जनसंख्या निगेटिव में चला गया था। और कहीं कहीं आपको डेटा मिलेगा 0.31 मिलेगा, कहीं कहीं 0.39% मिलेगा। तो आप डेटा पे नहीं जाएंगे, ये अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा लिखा रहता है। आप मान के चलेंगे 0.3% जो था वह जनसंख्या कम हो गया था। इसका कारण क्या था? देखिए, हर 10 साल पे जनसंख्या तो बढ़ेगा, लेकिन ये पहला ऐसा साल था कि जनसंख्या कम हो गया था। कारण ये था कि 1918 में एक आया था स्पेनिश फ्लू आया था। और स्पेनिश फ्लू यह गांधी जी को भी हुआ था। और इसमें बहुत सारे लोग, यह एक पेंडेमिक था। अभी आप कोरोना के टाइम में पढ़ रहे होंगे तो एडिटोरियल में बहुत बार चर्चा स्पेनिश फ्लू से किया जा रहा था। अभी इतना साइंस डेवलप हो गया, तब तो इतना लोग मरा। सोचिए उस समय तो मेडिकल हेल्थ था ही नहीं, तो कितना लोग मरा होगा। और कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या का 6% लोग इसमें मर गया था स्पेनिश फ्लू में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं
तो अगर टोटल की बात करें तो 12 मिलियन लोग मरा था इस स्पेनिश फ्लू में। हालांकि ये सब डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यही स्पेनिश फ्लू के कारण 1921 की जनगणना थी उसमें निगेटिव में ग्रोथ चला गया था, आप यही मानिए। और ये चीज़ याद रखिएगा, 1921 का जनगणना को कहा जाता है द ग्रेट डिवाइड ईयर। अब देखिए इसके बाद 1931 में जनसंख्या हुआ, 1941 में हुआ, और उसके बाद 41 में जनसंख्या हुआ ब्रिटिश के हाथों में। उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। तो देश आज़ाद हुआ तो हर चीज़ के लिए कानून बना, नियम बना, तो जनसंख्या के लिए भी कानून बना। और इसमें कहा गया कि जो जनसंख्या है वह केंद्र सरकार के अधीन आएगी। मतलब जितना फंडिंग वगैरह होगा सारा केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार सपोर्ट करती है। आप देखेंगे जनसंख्या कराया जाता है तो सारा फंडिंग केंद्र सरकार की होती है, और यह होता है होम मिनिस्ट्री के तहत। और राज्य सरकार के जितने एम्प्लॉय होते हैं, टीचर वगैरह होते हैं, वो सारा काम करते हैं। सारा को पैसा जो भी खर्च लगता है केंद्र सरकार देती है। यह एक्ट बना एक 1948 में एक्ट बना होम मिनिस्ट्री के तहत। और होम मिनिस्ट्री किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और इन्हीं के तहत एक एक्ट बना, एक्ट 1948। और इसी के तहत आज भी आप देखेंगे तो जनसंख्या कराया जाता है, जो आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। आप यह आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल 246 में जनसंख्या का वर्णन किया गया है, जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। और यह केंद्र सरकार का विषय आप पढ़े होंगे। केंद्र सरकार का कुछ विषय कानून बनाने की शक्ति है, कुछ राज्य सरकार की है, और कुछ दोनों का है। ठीक है, तो यह जो है अवशिष्ट शक्तियाँ, तो आप देखेंगे जनसंख्या है वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में आता है। आर्टिकल 246 शेड्यूल की बात करें 7 है, और क्रमांक की बात करें तो 69 है। देखिए ये सब याद कर लीजिए। इसमें कोई क्या समझाएगा, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। शेड्यूल 7 है और क्रमांक 69 है, आर्टिकल 246 है, तो ये सब फैक्ट है, थोड़ा सा आप याद रख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ, ये सब जब कानून बन गए, तो भारत सरकार ने अपना पहला जनगणना कराया 1951। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कौन है, तो 1951 का है। अब देखिए हमको जितना डेटा एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो सारा बैकग्राउंड था। सारा डेटा पूछा जाता है हमको 2011 से। आपसे पूछा जा सकता है कि 11 का जो जनगणना है कितना नंबर का जनगणना है। तो अगर मानते हैं आप भूल भी गए तो आप लिख सकते हैं पहला 1872 है, 1881 है, ऐसे देखिए आप काउंट कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं ये 15वां जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद मतलब भारत की आज़ादी के बाद का यह 7वां जनगणना है। आप दोनों फैक्ट को याद रखेंगे, यह पूछा जाता है। अब देखिए बिहार की जनसंख्या कितनी है, यह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप एकदम याद रखेंगे। अगर 2-3 बार आप इसको लिख लेंगे, याद करेंगे 10, 40, 99, 452, ये याद हो जाएगा आपको। 2-3 बार आप इसको बोलिए 10, 40, 99, 452 और लिखिए, आपको याद हो जाएगा। यह एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको याद करेंगे। इस टॉपिक में फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा है, तो आप ध्यान उसी पे देंगे। और यह जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या का कितना है, 8.6% है। और अगर हम बात करें तो भारत में तीसरे नंबर पे बिहार की जनसंख्या है, 1 नंबर पे है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, और 3 नंबर पे है बिहार। ठीक है, देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन की हम बात करें तो इसमें आएगा पटना, उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण, उसके बाद आएगा मुजफ्फरपुर। हालांकि आप एक ही याद रखें या डिटेल में 2 याद करें। देखिए बहुत लोग
क्या करता है कि चार्ट लगा देगा और 1 से 5 तक आपको याद करवा देगा। ये बहुत आसान है, वो तो याद करवा कर चला जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ यही तो पढ़ना नहीं है। जब आप 9-10 फैक्ट में हर फैक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट याद करते हैं तो दिमाग में जाकर फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और दूसरी बात है कि बीपीएससी का जो नेचर है वो सिर्फ पहला ही पूछ रहा है, बहुत बनाएगा क्वेश्चन तो दूसरा पे बनाएगा, तो फिर 5 आपको फैक्ट रटने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए मैं चार्ट नहीं लगाया हूँ, वो सबसे आसान होता केवल घेर घेर के बता देना, लेकिन मैं 1 या 2 बता रहा हूँ कि आपको कम पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा हो। कम नहीं है, पढ़ना इतना ही है, वो ज़्यादा डिटेल में 5-6 आप डेटा रटिएगा उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना में, 2 नंबर पर पूर्वी चंपारण है, 3 पे मुजफ्फरपुर है। और सबसे कम की बात करें, लास्ट में सबसे कम किसका है, शेखपुरा। ठीक है, अब देख लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है किसका, शिवहर का, जो कि है 1880। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। 2 नंबर पे है पटना, पटना का है 1823। 3 नंबर पे है दरभंगा, दरभंगा का है 1728। और लास्ट में देखते हैं सबसे कम है कैमूर का, जो है 488। आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कितना है, आप सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप पे है शिवहर, पटना, बस इससे ज़्यादा मत याद करिए, लास्ट में कैमूर है। दशकीय वृद्धि क्या है, दशकीय वृद्धि है कि 10 साल में जो जनसंख्या होती है उसमें ग्रोथ कितना हुआ। जैसे 2001 में जनसंख्या हुई, फिर 2011 में हुई, तो हम जब 11 की बात कर रहे हैं तो हमारा बेस ईयर 2001 है, और इसके बीच में जो ग्रोथ हुआ ना, इसी को हम कहते हैं दशकीय वृद्धि। तो इस टाइम में जो ग्रोथ हुआ हमारा, वो हुआ 25.4% का ग्रोथ हुआ। मतलब अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि की ग्रोथ कितना परसेंट हुआ, तो 25.4% हुआ। और सबसे ज़्यादा किसका हुआ, तो आप कहेंगे मधेपुरा का सबसे ज़्यादा हुआ, जो कि है 31.2%। उसके बाद किशनगंज है, उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दशकीय वृद्धि में सबसे टॉप पे है मधेपुरा। अब देखिए सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो बिहार का है 918। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, यह है गोपालगंज का। मैंने ऊपर क्वेश्चन दिखाया था, यही पूछा हुआ था आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में। गोपालगंज का है 1021। यह दोनों डेटा आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको है सीवान, सीवान 988 है, और सारण है आपको 954। और सबसे खराब की बात करें, सेक्स रेशियो सबसे खराब है तो मुंगेर का है 876। आप सिर्फ याद रखेंगे सबसे टॉप पे गोपालगंज है और बॉटम पे मुंगेर है। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का 935 है, और इसमें सबसे टॉप पे है किशनगंज, जो कि 971 है। देखिए सेक्स रेशियो जो भी होता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 ईयर तक होता है, और 6 साल के ऊपर जो होता है वो एडल्ट सेक्स रेशियो होता है। मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो होता है, एडल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 918 कहने का मतलब है कि 918 फीमेल हैं कितना पे, 1000 मेल पर। ठीक है, वैसे ही अगर कह रहा है कि 935 फीमेल है, तो मतलब 0 से 6 ईयर की जो बच्चियां हैं 935 हैं, और 0 से 6 ईयर के जो लड़के हैं मतलब बच्चे हैं वो 1000 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एजुकेशन यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एजुकेशन को देख लेते हैं। बिहार का जो एजुकेशन है, हालांकि भारत की अगर एजुकेशन में देखें तो सबसे नीचे स्थान आता है बिहार के एजुकेशन का।
यह 61.8% है। टॉप की बात करें मतलब सबसे पहला पोजीशन पे रोहतास है, उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर है। अगर मेल की बात करें तो मेल में सबसे ज़्यादा रोहतास है, और लास्ट की बात करें पूर्णिया है। यह देखिए ये औसतन है, एवरेज है। बिहार में अगर लिटरेसी रेट की बात करें सबसे ज़्यादा रोहतास में है, उसके बाद पटना है, फिर भोजपुर है, और लास्ट में आपको पूर्णिया है। मतलब पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी रेट है जो कि 51.1% है। और मेल की बात करें तो मेल का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रोहतास में है और सबसे कम लिटरेसी पूर्णिया में है। लेकिन फीमेल में यह डाटा थोड़ा बदल जाता है, सबसे ज़्यादा तो रोहतास में है लेकिन सबसे कम देखेंगे आप सहरसा में है। और देखिए यहाँ पे ना सब जगह रोहतास 1 नंबर पे है, यहाँ पूर्णिया, यहाँ पे सहरसा बदल गया। तो हो सकता है एग्जामिनर जहाँ पे थोड़ा सा डाटा बदलता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। तो आप याद रखेंगे फीमेल का सबसे कम लिटरेसी सहरसा में है, बाकी लिटरेसी अगर एवरेज पूछे या मेल का पूछे तो आप पूर्णिया आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर टॉप की बात की जाए तो मेल फीमेल एवरेज सब में रोहतास 1 नंबर पे है। अब देखिए रोहतास का 1 नंबर पे आने का कुछ और रीज़न है। ये देखिए रोहतास है, रोहतास के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर देखेंगे, बिहार में सबसे अच्छा एग्रीकल्चर रोहतास का है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ पे नदी है, नदी से नहर निकला हुआ, नहर का सिस्टम इधर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती है। इस पूरे एरिया में नहर का एक सबसे अच्छा जाल अगर बिहार में कहा जाए तो इसी एरिया में है, और यह पूरा एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और इन सब एरिया में रोहतास सबसे टॉप पे है। हालांकि भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद में भी होता है खेती, लेकिन रोहतास सबसे 1 नंबर पे है। तो एक आपने पढ़ा होगा कि E = होता है, मतलब इकोनॉमी = एजुकेशन। आप अपने गांव में उठा के देख लीजिए, मतलब 2-4 आदमी का सर्वे कर लीजिए अपने दिमाग में, जो सबसे अच्छा घर होगा, 5-6 जो धनी मनी होगा, उनके घर के बच्चों का एजुकेशन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। और गांव में जो सबसे 5-10 आदमी सबसे गरीब होगा, उसके बच्चों का एजुकेशन देख लीजिए। तो मतलब हम कहते हैं कि जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो एजुकेशन अच्छा होता है। और एक और बात, अगर आप खर्च, इकोनॉमी आपकी अच्छी होगी तो पैसा रहेगा तभी तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो आप खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे? मानते हैं आप कपड़ा में खर्च करेंगे, खाना में खर्च करेंगे, और पढ़ाई में खर्च करेंगे। तो यह दोनों जो खर्च होता है इसको एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। आप कपड़ा में पहनेंगे, फट जाएगा, उसका 10 साल बाद रिटर्निंग वैल्यू 0 होगा। खाना खा रहे हैं, आपको जीवन चलाने के लिए उपयोगी है, 10 साल बाद खाना खा रहे हैं तो इसका कुछ रिटर्निंग वैल्यू, इसका भी कुछ नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन पढ़ाई में जो खर्च होता है इसको एक्सपेंडिचर नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मतलब निवेश बोलते हैं। और निवेश जो होता है, यह निवेश का मतलब कहा जाता है कि अगर आप आज 1 रुपया लगा रहे हैं तो 10 साल बाद यह रिटर्निंग वैल्यू देता है, मतलब कुछ आपको प्रॉफिट जनरेट करता है। तो पढ़ाई का जो खर्च होता है वह निवेश होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग ज़मीन बेच के पढ़ाता है, उसको पता है कि जो ज़मीन है वह मेरा इन्वेस्टमेंट है, ज़मीन भी इन्वेस्टमेंट है नो डाउट, लेकिन पढ़ाई जो है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका वैल्यू बड़ा है। तो अगर हम पढ़ाई किसी बच्चे को कराते हैं तो पढ़ेगा लिखेगा तो अगले दिन होकर वो नौकरी करेगा तो उसकी इकोनॉमी, मतलब देश की इकोनॉमी चलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। तो यह दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। आप देख लेंगे बिहार की जो भी राज्य या जो भी डिस्ट्रिक्ट या जो भी क्षेत्र या दुनिया का कोई भी देश जिसकी इकोनॉमी अच्छा है वहाँ एजुकेशन अच्छा होगा,
और यही कंडीशन है कि रोहतास का इकोनॉमी अच्छा है तो रोहतास का एजुकेशन भी अच्छा है। एक और बात इसका एजुकेशन अच्छा होने का बात है, अगर आप यहाँ से थोड़ा दूर आते हैं तो यहाँ पे आपको BHU मिलता है। बनारस यहाँ बगल में है और बनारस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जगह है। एंशियंट काल में आप पढ़े होंगे, बनारस मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे रहा है। BHU यहाँ पे है, BHU काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी। अगर बिहार और पूर्वांचल की बात करें तो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी यहीं पे है। रोहतास के थोड़ा सा नीचे यहाँ चले जाएँ, रांची मिलेगा आपको, और रांची जो है एजुकेशन के मामले में बिहार से काफ़ी आगे है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। रोहतास से यहाँ पटना आ जाए तो बिहार का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी पटना में है। थोड़ा सा बगल में यहाँ नालंदा आ जाए तो नालंदा में तो ओपन यूनिवर्सिटी था, जिसका इतिहास तो सबको पता है। तो कहने का मतलब है कि इसके अगर आपके पास पैसा आ ही गया और चारों तरफ आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों का एक अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ के एजुकेशन ज़्यादा। अब इसका तुलना मानते कर लेते हैं मधुबनी से। यहाँ पे किसी के पास पैसा भी है तो पढ़ने कहाँ जाएगा आप बताइए। इधर साइड में तो ख़त्म है, सब तो बाढ़ से दह जाता है, ऊपर नेपाल तो जाएगा नहीं। इधर में कहाँ कोई यूनिवर्सिटी आपको दिख रहा है? एक गोरखपुर है तो गोरखपुर से बढ़िया तो आदमी पटना आ जाएगा। एकमात्र इसके पास जगह बचेगा पटना। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग पढ़ेगा और लोग पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, यही बात है। इसीलिए एक यूनिवर्सिटी खोलने से वहाँ का सोसाइटी का विकास होता है, वहाँ पे लिटरेसी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ होता है। तो मेरा अब तक कहने का मतलब यही था कि रोहतास टॉप पे है। क्यों है? थोड़ा सा मैप के थ्रू आप समझ गए तो आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। आगे देख लेते हैं कि ये भी पूछता है कि बिहार में SC का जनसंख्या कितना है और कहाँ पे मिलता है। तो बिहार में जो SC का जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या में बात करें 15.9% SC की जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा यह मिलता है आपको गया में, ठीक है। इसी तरह ST की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो ST की जनसंख्या बिहार में है 1.3% और यह सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे टाइगर रिजर्व है। अर्बन पॉपुलेशन पूछता है कई बार, बिहार में अर्बन पॉपुलेशन कितना है? तो 11.3% बिहार में अर्बन पॉपुलेशन है। कहीं कहीं 11.29 भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राउंड फिगर में 11.3 चलता है। तो अगर पूछ देगी ग्रामीण कितना है तो ग्रामीण तो इससे घटा लीजिएगा तो कितना होगा? 88.71% हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह आप याद रखेंगे, 1 नंबर पे पटना है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद गया है और सबसे कम नगरीकरण वाला जिला है समस्तीपुर। तो आप याद रखेंगे पटना और समस्तीपुर, यह दोनों पूछता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना में है दोनों और लास्ट में है समस्तीपुर। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी कहीं होगा। ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात हम कर रहे हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की, तो यह होगा आपको पूर्वी चंपारण, 2 नंबर पे मुजफ्फरपुर है, ठीक है। अब देखिए धार्मिक जनगणना भी एक बार आया था 2011 की जनगणना में, धार्मिक जनगणना का मतलब काउंटिंग किया गया था, लेकिन रिपोर्ट इसका थोड़ा लेट से आया और इसका रिपोर्ट आया 2015 अगस्त में। तो आप याद रखेंगे सिर्फ कि धार्मिक जनगणना का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया? अगस्त 2015। हालांकि इसमें आपको नहीं पूछा जाएगा कि किस धर्म की जनसंख्या कितनी है, उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट एक है पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 बना था, 2000 में आया था पॉपुलेशन पॉलिसी। इसमें कहा गया था कि भारत की जनसंख्या को 2070 तक
स्थिर कर देना है, स्टेबलाइज कर देना है। इससे होगा क्या कि टोटल जो TFR होता है जनसंख्या का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1% कर देना है 2070 तक। लेकिन अभी भारत की जनसंख्या का जो स्थिति है, अभी की स्थिति में देख के कहा जा रहा है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। और अभी भारत का प्रेजेंट रेट देखा जाए TFR का 2.2% है। अब आप कहेंगे कि देखिए ये परफेक्ट होना चाहिए 2.1%। अब आप कहेंगे कि परफेक्ट तो 2 होना चाहिए कि हमारे दो कहा जाता है, लेकिन 2.1% मान के चला जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते मर जाते हैं। तो उन सारे अगर 2 पैदा ही होंगे तो फिर तो वो जीवित बचेंगे कितना, 1.9 हो जाएगा, तो सेक्स रेशियो गड़बड़ हो जाएगा, जितना है उससे कम हो जाएगा। इसलिए 2.1 एक्चुअल मतलब परफेक्ट रेशियो माना जाता है कि 0.1% लोग एक्सीडेंट वगैरह चाहे किसी आपातकाल में मर भी गया तो 2% बचेगा, हमारे दो की संकल्पना रहेगी। और जनसंख्या एक जनसंख्या भी हद तक ज़रूरी होता है इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो आइडियल मेरा कितना होता है, कहने का मतलब है कि आइडियल होता है 2.1 और भारत का भी है 2.2, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है TFR। और 2045 तक भारत की जनसंख्या 2.1 हो जाएगी। तो जो अचीवमेंट 2070 था वह 2045 तक अब हो जाएगी। लेकिन अगर पूछे कि पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी तो आप बताएंगे 2000 में, और इसमें पॉपुलेशन स्थिर होने का जिक्र कब तक किया गया था, तो 2070 तक किया गया था। तो यही था आज का वीडियो। हम विश्वास करते हैं कि आप यह अगर कर लेंगे तो इसके बाद कहीं से भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप बनाएंगे, चाहे एग्ज़ाम देंगे, तो पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ, सेंसस से जुड़ा हुआ जो भी टॉपिक क्वेश्चन होगा आप उसको आसानी से बना पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।